योगी आदित्यनाथ को क्या जरूरत पड़ी कि वो अ, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को वो उमाशंकर पांडे बना देना चाहते हैं। ये काफी उनको क्या जरूरत क्या पड़ी इसकी? क्योंकि मुझे ऐसा संकेत मिल रहा है हम्म, कि कोई आला कमान भी इस प्रकरण से खुश नहीं है। हम्म, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ऐसा नहीं है कि प्रसन्नता के मारे वो लोग आह्लादित हो रहे हो कि भाई ये शंकराचार्य को घसीटा जा रहा है, बुरी तरीके से तंग किया जा रहा है उनको, तो हम्म। उनके लिए खुशी की बात हो। उनके लिए भी एक थोड़ा ये एक अनावश्यक प्रकरण ही है। और तो योगी आदित्यनाथ इसमें क्यों लगे हुए हैं? इससे उनको फायदा क्या है? इससे उनको क्या वो चाहते क्या, ऐसा क्या हासिल करना चाहते हैं इससे वो? देखिए, मुझे ये नहीं लगता कि आरएसएस का विचार वो होगा। आरएसएस में कुछ लोगों का विचार हो सकता है, हम्म, आरएसएस का विचार उस तरह से मुझे नहीं लगता। देखिए, ये जो सज्जन है, ये शंकराचार्य, हम्म, जो इनके मतलब जिस पीठ से ये है, इस पीठ में जो इनसे पूर्व शंकराचार्य थे, जो नहीं रहे, हम्म, जो आजादी की से पहले पैदा हुए थे और उन्होंने आजादी की लड़ाई के दौर को भी देखा था, और उसके बाद तक वो उन्हें बहुत बार कांग्रेसी शंकराचार्य कहा जाता था, और वो तमगा इनके साथ भी चिपका हुआ है। लेकिन इन्होंने, चूंकि राहुल गांधी को भी एक बार हिंदू धर्म से बाहर करने का ऐलान कर दिया था, तो थोड़ा सा उस तमगे को इन्होंने ढीला कर लिया था। लेकिन फिर भी ये मोदी सरकार की और योगी सरकार की, और खासकर गौवध के सवाल पर बहुत उग्र है ये। और उसको लेके ये हमेशा ऐसा बोलते हैं जो सरकारों को अपच होता है। दरअसल इस विवाद में एक चीज और सामने आ रही है, जो मुख्य चीज है, जो हमारा ऑर्थोडॉक्स हिंदुत्व है, हम्म, या जो परंपरागत हिंदुत्व नहीं, हिंदू धर्म है, हम्म, जिसको सनातन भी कहते हैं। तो ये जो हमारा है, ये, और जो ये हिंदुत्व, जो पॉलिटिकल हिंदुत्व आरएसएस लेके आया है, जिसको उत्तर प्रदेश में योगी जी जैसे तत्व जो है और तेजी से और ज्यादा लेके आगे बढ़ चुके हैं, हम्म, ये इन दोनों के बीच भी एक अंतर्द्वंद है। और ये हमने कई बार देखा है। जब पॉलिटिकल हिंदुत्व राम मंदिर में मंदिर बने बिना आधे कचरे मंदिर में वो प्राण प्रतिष्ठा करने चला गया, और मोदी जी और आरएसएस चीफ और एक दो और लोग और ही वहां जा पाए, उस समय चारों शंकराचार्य उस कार्यक्रम से बाहर थे, और आलोचना भी कर रहे थे उस आधे अधूरे मंदिर के सवाल पर, और तिथियों के सवाल पर भी। पंचांग वगैरह के आधार पर वो उसको गलत ठहरा रहे थे, और वहां के विभिन्न आयोजनों को अब तक वो लोग वहां नहीं गए। हम्म, तो ये जो, अगर चारों पीठ के शंकराचार्य इस मामले में एक मत है कि जो हिंदू धर्म आरएसएस चलाना चाहता है हिंदुत्व के रूप में, और जिसके ये सब लोग ध्वजावाहक हैं, योगी जी वगैरह, वो वाला धर्म, और जो शंकराचार्यों का अपना चलाया हुआ जो उनका धर्म की जो भी उनकी व्याख्याएं हैं, जो भी उनका कैलकुलेशंस हैं, और जो भी उनका सही गलत ठहराने का तरीका है, उन दोनों में भी अंतर्द्वंद है। इस मामले में वो भी एक हिस्से तक है। एक वही पुरी के शंकराचार्य को छोड़ के, जो अविमुक्तेश्वरानंद, और उनमें कई बार इशू रहता है, लेकिन बाकी तीनों शंकराचार्य तो एक तरफ है, चार में से। और लेकिन मंदिर वाले सवाल पे तो चारों एक मत थे, और हैं अभी तक। तो ये जो चीज है, ये भी एक बात है, और ये धीरे धीरे ये भी डेवलप हो रही है। अब समस्या यह है कि सरकार ने ऐसी सामर्थ्य सूचना के माध्यमों पर विकसित कर ली है कि वो जिसको चाहती है उसको अर्श से, फर्श से उठा के अर्श पे कर देती है। जैसे ये, आप वो बाबा छतरपुर वाले बाबा को देख लीजिए, वो ये नया लड़का, जिसको इन्होंने 2-3 सालों में ही टीवी पे दिखा दिखा के एकदम सुपरस्टार बना दिया। अब इस आयोजन में एक सतुआ बाबा नाम का एक कैरेक्टर सामने आ गया है। वो कह रहे हैं बनारस में पहले से थे, कोई उनके भी गुरु थे, वो उनके चेले हैं, वो शायद नहीं रहे गुरु, अब वो उनको गद्दी मिल गई है। काफी होटलों में उनका इन्वेस्टमेंट है, और वो इस समय योगी जी के बड़े करीब है। उनको करीब 150 एकड़ जमीन इस माघ मेला में दे दी गई है, जिसमें जाहिर है उनकी जजमानी 150 एकड़ जिसको मिल जाएगा उसकी ज्यादा चमकेगी, ज्यादा कैंप लगवा पाएगा, ज्यादा धंधा पानी करेगा। वो बहुत बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में आते हैं वहां, और उनके लिए पूरा प्रशासन उनके साथ उनको स्नान वगैरह कराने और उनकी सेवा शुश्रूषा में लगा रहता है। अभी वो गालियां भी दे रहे हैं इस समय अब मुक्तेश्वरानंद जी को। और दूसरे वो एक बहुत प्रसिद्ध वो चित्रकूट वाले बाबा ही हैं, रामानंदाचार्य जी।
जो बहुत बार बहुत तरह की बात करते हैं, लेकिन सरकार के पक्ष में, सरकार से संबंधित हर है राम भद्राचार्य। राम भद्राचार्य, सॉरी, मैं इन लोगों के उसमें बहुत करेक्ट नहीं रह पाता। तो खैर, तो ये सब लोग जो सरकार की ओर से हर मामले पर, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मामला हो, राष्ट्रीय मामला हो, अर्थनीति हो, कोई भी मामला हो, सरकार की ओर से लाठी चलाने के लिए उपलब्ध रहते हैं, धर्म की लाठी। तो वो सब भी अपनी ध्वजा ले लेके उभर आए हैं। तो ये एक विवाद मुझे लग रहा है कि जो हमारा ऑर्थोडॉक्स सनातन धर्म है और जो नया वाला आरएसएस चला रही है, इसके बीच भी ये चल रहा है। और कभी कभी इस तरह की घटनाओं से ये प्रस्फुटित होता है, लेकिन उसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये हो जाता है कि जब वो उत्तर प्रदेश में आके ये घटाटोप ठहरता है, तो वहां जो जाति युद्ध है और सत्ता को कब्जा बनाए रखने का सवर्ण जातियों के बीच, फिर ये इनमें जो अदरवाइज दोनों मिलजुल के बीजेपी के समर्थक और वोट बैंक हैं, इनमें फिर ये टकराव में बदल जाता है। इस समय ये इसमें बदल रहा है। जी नहीं, ये तो आपने बिल्कुल ठीक शिनाख्त की कि जो पारंपरिक सनातन धर्म है और जो नया आधुनिक पॉलिटिकल हिंदुत्व है, इसको हिंदुत्व कहना ही पर्याप्त है, वही राजनीतिक हिंदू धर्म है, उसके बीच में एक टकराव है और वो टकराव तरह तरह से अपने आप को व्यक्त करता है। यहाँ भी वो अभिव्यक्ति चल रही है उसकी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जितना मैं समझ पाया हूं, वो आमतौर पर इस टकराव को वो एक सीमा से आगे नहीं ले जाना चाहता है। जैसे कि वो संघ जाति के खिलाफ है, लेकिन वो जातियों के बीच में टकराओ, जातियां नष्ट करो वगैरह इस सब की नारेबाजी से बचता है संघ, मतलब है। वो चाहता है कि हिंदू धर्म में समाज सुधार होते रहे, लेकिन खुद वो समाज सुधारों का झंडा नहीं उठाना चाहता। ये उसकी संघ का तरीका है कि हिंदू मसले में उसका रवैया काफी उदार और एक तरह से संयमित किस्म का होता है। वो फूंक फूंक के कदम रखता है संघ। अब यहां तो संघ की जो फूंक फूंक के कदम रखने वाली नीति है, ये पूरी तरीके से गड़बड़ा गई है, क्योंकि यहां तो सरकारी अमला और शंकराचार्य और शंकराचार्यों, अब मैं कह सकता हूं, उनके बीच में सीधी सीधी जंग छिड़ गई है इसके अंदर। तो और जो योगी आदित्यनाथ है, वो संघ के चहेते मुख्यमंत्री हैं। जी, ये जो एक अंतर्विरोध है, इसको किस तरह से समझा जाए? संघ योगी आदित्यनाथ पर कोई नियंत्रण कर पाने में मुझे लगता है कि नाकाम है। और योगी आदित्यनाथ संघ के चहेते जरूर हैं, लेकिन वो कई मसलों पर संघ की बात, हिदायत और मंशा छिपी हुई या खुली हुई का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। देखिए, संघ की दो चीजें हैं। एक तो ये है कि उसकी जो मूल स्थापना है वो है सत्ता पर कब्जा होना। दूसरे, वो पूरे हिंदू समाज को एक यूनिट में लेके चलना, ये उसका टारगेट रहता है। वो जानता है कि जाति का सवाल इसमें बहुत कड़वा सवाल है, विभाजन करता है, कर सकता है, लेकिन वो इसके बावजूद जाति को अंदर से प्रतिपादित भी किए रहता है। वो बोलचाल उसके, एक तो ये है कि उसके कई मुंह हैं, जैसा उसके बारे में कहा जाता है। उसकी कोई स्थिर बात नहीं हो सकती। एक समय में हम पाते हैं कि जो इस समय सरसंघ चालक हैं, वो बिहार में एक चुनाव में कहते हैं आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। फिर उनको लगता है तो नुकसान हो जाएगा चुनाव में, तो पूरे उसके 2-3 महीने बाद वो उलट के, नहीं, आरक्षण तो बहुत आवश्यक है और ये समाज में ये है वो है, फिर वो दूसरा बयान दे देते हैं। तो ये राजनीतिक लोग हैं, ये एक्चुअली धर्म के चोले में विशुद्ध राजनीतिक लोग हैं। तो इनमें कोई ये कि ये यही सोचेंगे नहीं, ये हानि लाभ देख के चलते हैं। अब इनको ये है कि वो भी नहीं चाहते कि वो शंकराचार्य को अपने कब्जे में, जैसे उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस अपने कब्जे में एडमिनिस्ट्रेटिव वाले कर लिए हैं, वैसे वो शिक्षा और संस्कृति में उनका कब्जा है ही है। धर्म के स्थलों पर कब्जा करने की उनकी बहुत लंबी और पुरानी कवायद है और बहुत जगह वो करते हुए बहुत आगे बढ़ चुके हैं। यही एक एरिया है शंकराचार्य वाला, जिसमें एक समय उन्होंने श्रृंगेरी पीठ वगैरह के जरिए घुसपैठ कर भी ली थी और अभी भी उनकी है बहुत जगह, लेकिन फिर भी पूरी तरह इस पे अभी कब्जा उनका नहीं है। तो इसमें वो दोनों चीजें चलाते रहते हैं। भाई उन्हीं के आदमी हैं मौर्य जी भी, तो मौर्य जी तो बहुत पुराने संघी हैं और संघ के स्वयंसेवक हैं और विश्व हिंदू परिषद वगैरह सब में उनका रोल रहा है। तो वो तो अगर कोई बात कह रहे हैं तो ये उसी दो मुहे वाली लाइन है।
ये दोनों लाइनें संघ चलाता रहेगा, एक और योगी जी वाला और फिर जो जीत रही होगी लाइन उसकी तरफ वो अपने को डाल देगा उस समय, और फिर बाकी को भी, दूसरे को भी संभाल लेगा। ये नहीं कि वो शंकराचार्य से कोई पंगा ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। फिर आप पाएंगे कि सरसंघ चालक साहब जा रहे हैं और पैर छू रहे हैं उनके, और बैठे हुए हैं और वो हो रहा है। तो ये वो करते हैं, तो उनको वो एक्चुअली वो तो इसमें मतलब हिंदू समाज में जो पूरा उन्हें सबको अपने उसमें रखना है, अपने एजेंडे पर रखना है, जो एजेंडा एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान और वो करके पावर में बने रहने का है, उसमें जब वो दिक्कत होती हुई पाएंगे तो वो उस समय किस स्टैंड पे होंगे, वही उनका उस समय का स्टैंड होगा। कोई परमानेंट स्टैंड उनका नहीं होता, न व्यक्तियों के बारे में न मुद्दों के बारे में। उसमें हमेशा लचीलापन वो रखते हैं, जरूरत के हिसाब से उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन एक ही चीज उनकी परमानेंट है कि अल्पसंख्यकों के मामले में, उनके इतिहास के मामले में, और जो भी धारणाएं उन्होंने बना दी हैं गैर कांग्रेसवाद के मामले में, इस सब में वो एकदम मतलब पक्के चलते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें भी लचीलापन कर देते हैं और चालाकी बोल देते हैं, लेकिन वो दो मुही होती है। तो इसलिए मुझे उनके मामलों में थोड़ा सा शंका रहती है कि वो एग्जैक्टली कहाँ है। ये बहुत अधिकार पूर्वक कहने की स्थिति में मैं अपने को नहीं पाता। जी, ये आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। आपका मानना ये है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खामोशी के साथ में और चालाकी के साथ में एक दो मुही चाल चलता रहता है। जी, वो उसको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ सरकारी अमले की मदद से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को फिट करते रहें, जी, उनके पैर काटते रहें, उनकी प्रतिष्ठा घटाते रहें। जी, और दूसरी तरफ उन्हीं की उसी सरकार का एक उप मुख्यमंत्री जो है, उनको भगवान शंकराचार्य भी कहता रहे साथ में। जी, जी, और वो दोनों ही मतलब वो बंदा भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, और ये बंदा भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चहेता है। जी, इस तरीके से हिंदू धर्म के भीतर की एक राजनीति जो है जी, वो परवान चढ़ती रहे, जी, ऐसा आपका विश्लेषण है। जी, लेकिन इन सब चीजों के व्यवहारिक जो राजनीतिक परिणाम होते हैं वो भी तो होते हैं ना, उनकी तरफ भी बिल्कुल, 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 बिल्कुल। उत्तर प्रदेश जो है वो चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। भाई अगले साल चुनाव है, मेरे जी, ख्याल से 4-5 महीने के बाद तो उत्तर प्रदेश में जब अभी से चुनावी माहौल है, उसके बाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, ये लोग तो चुनावी बात ये है माहौल में, ये तो कि चुनावी माहौल में पूरे जुट चुके हैं। आरएसएस, बीजेपी और सरकार सब काम कर रही है। जी, ब्राह्मण ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का जो नेता वर्ग है, जो हम्म, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही है, जी, जी, वो पहले से ही काफी असंतुष्ट है, और उसकी जी, जी, असंतुष्टि की अभिव्यक्तियां होती रहती हैं। जी, अब इसको शंकराचार्य के रूप में, जो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, जी, एक और रहनुमा सा मिल गया है, जो जी, राजनीति में तो चुनावी मीटिंग तो संबोधित नहीं करेगा, जी, लेकिन उनके मन का जो क्षोभ है, जी, उस क्षोभ को जरूर लगातार स्पर्श देगा। जी, तो जी, ये जी। चीज तो इस सरकार के लिए चुनाव के संदर्भ में खतरनाक साबित हो सकती है। अब मैं इसमें थोड़ी सी बात और जोड़ूंगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का अस्तित्व जो है, एक तो वो रिश्तेदार थे उनके जो इसके पहले महंत अवैधनाथ थे उस पीठ के, जो गोरख पीठ है हम्म, उसके जो सर्वे सर्वा थे, उनके ये रिश्तेदार थे, और इनको उस क्रम में वो ले आए, फिर उन्होंने अपना वारिस बनाया। वहां की जो पीठ रही है उसका वहां स्थानीय ब्राह्मणों के एक बहुत बड़े वो होते थे, उनका माफियोसी में बड़ा नाम था। उत्तर प्रदेश की माफियोसी में एक्चुअली उनका नाम सबसे बड़ा था, हरिशंकर तिवारी जी। तो वहां एक अड्डा था उनका, जिसको हाता कहते हैं। और एक ये जो पीठ है, ये चूंकि क्षत्रिय लोग इसके लीडर थे, मतलब या महंत अवैधनाथ भी, और ये भी योगी जी भी। यहाँ इन लोगों में हिंसक आपस में बहुत विवाद था, और इसके चलते वहां बहुत सारी हिंसा हुई है। वहां के स्थानीय साधनों पर कब्जे की, राजनीति पर कब्जे की। उस हिंसा से ये उभर उभर के इनका व्यक्तित्व बना है जो योगी जी है, जिसमें ये मतलब इसके बावजूद कि ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके मन में एंटी ब्राह्मण फीलिंग वाला मामला बहुत स्ट्रांग है। वो गोरखपुर की लोकल राजनीति से उपजा हुआ है, और उसका असर बहुत जगह है। उसको
अपनी राजनीतिक साख बढ़ाने के लिए इन्होंने उग्र हिंदुत्व की राजनीति का एक जो आरएसएस और बीजेपी और इस सबसे अलग थी, मतलब इनके सांगठनिक ढांचे में वो नहीं थी, इनकी अपनी थी, उसको इन्होंने गोरखपुर के चारों तरफ कई जिलों में अपने पूरे राजनीतिक उभार के दौर में प्रतिपादित किया, संगठन भी बनाया, बहुत सारे मुकदमे हुए, कत्ल वगैरह भी उसमें मामले में हुए, लेकिन उससे उनकी साख वो जो आरएसएस और बीजेपी जो जमीन पैदा कर रही थी हिंदुत्व, राजनीतिक हिंदुत्व की, उस तबके में आरएसएस से ज्यादा साख इनकी पैदा हो गई थी और ये राजनीतिक सफलताएं भी मिलती रही, ये लगातार सांसद वहां से होते रहे। हालांकि जब भी जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा इनकी इस तरह की चीजों से जो उपद्रव में की श्रेणी में आती है, वहां प्रशासन से हमेशा टकराव रहे, तो इन पर ढेर सारे मुकदमे हुए, कई बार इन पर एक्शंस भी हुए, ये संसद में रोए वगैरह भी। लेकिन इस सब ने जो इनका व्यक्तित्व बनाया है उसमें कट्टर जातिवाद है और बहुत मतलब उग्र स्वभाव है। इनके बारे में इनके अफसर वगैरह बताते हैं बहुत सारे कि ये गाली गलौज भी कर देते हैं लोगों से और ये किसी ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा उनके नीचे वहां बना हुआ है वो महाराज जी वाला है। वहां डिसेंट को बिल्कुल भी जगह नहीं है, किसी की हिम्मत भी नहीं है, उन्होंने कैसा माहौल है। तो और ऐसा ही वो पार्टी को वो कुछ समझते नहीं है, क्योंकि पार्टी ने तो उनको बनाया नहीं है, वो अपनी परिस्थितियों की वजह से वहां आके वहां बने हुए हैं, तो इसलिए वो उस डिसिप्लिन को भी नहीं मानते। इधर क्या हो रहा है कि अभी जो दिल्ली में एक समारोह हुआ उसमें उनकी कुर्सी पीछे लगा दी गई थी, मौर्य जी आगे बैठे हुए थे। ये सब चीजें इनको बहुत चुभ, इनका जैसा व्यक्तित्व है ऐसे व्यक्तित्व को बहुत अंदर तक छू जाती हैं और फिर इनमें क्या रिएक्शनरी भावना चल रही होगी हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग प्राइवी नहीं है उनके साथ उठने बैठने बात करने के, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं उनके मन मस्तिष्क के स्टाइल का। तो मुझे लगता है कि वो इस समय क्रोध के माहौल में है। जो कुछ उनके साथ इधर लगातार जो प्लान करके हो रहा है दिल्ली के द्वारा और जो अभी इस दौरान हुआ, इस कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से उपेक्षा करके उनको पीछे की रो में बैठा दिया गया, आगे कुछ दूसरे राज्यों के मध्य प्रदेश वगैरह के मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वगैरह थे, क्योंकि भाई बीजेपी की जो सांगठनिक ढांचा है उसमें इनकी कहीं कोई भूमिका तो है नहीं, है तो बीजेपी के थे ही नहीं। तो ये इनको एक समस्या लगातार वहां से है और उससे जैसा इनका व्यक्तित्व है, चूंकि उसमें ये सब चीजें इस तरह की बेचैनी पैदा होने के सारे लक्षण हैं, तो मुझे लगता है ये वो वक्त है जिस समय वो डिस्टर्ब है उसको सबको लेके और इसमें बाय द वे अविमुक्तेश्वर आनंद जो है सामने पड़ गए और ये मामला इतना बड़ा हो गया। अब इनका ईगो वाला मामला इतना भारी है कि इसे नॉर्मल तरीके से डील नहीं करने की स्थिति में है और इसको बिल्कुल जैसा कि इनकी वृत्ति है डेसिमेट करना चाहते हैं। इसमें ये कन्फ्रंटेशन बढ़ के यहां तक पहुंच रहा है और अब इसका क्या अंत होगा पता नहीं, लेकिन अब ये जाहिर है कि सत्तारूढ़ दल के लिए ये एक बहुत कठिन समस्या है जिसको साधारण तरीके से हल कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन ये लोग बड़े काबिल हैं। अब बहुत सारी समस्याओं को इन्होंने हल किया है, इनको भी इतने दिन तक अपने साथ जोड़े रखने में वो सफल रहे हैं। दो बार चुनाव में वो मुख्यमंत्री बनाए और तीसरी बार भी अभी तक नाम में कोई बदलाव बहुत बड़ा नहीं आया है, चर्चाएं चलती रहती हैं। तो कुल मिला जुला के स्थिति कुछ इस तरह की है। जी, जी। बहुत अच्छा विश्लेषण किया आपने योगी आदित्यनाथ की मौजूदा मानसिक स्थिति का और मैं समझता हूँ कि आपकी उँगलियाँ सही जगह रखी हुई हैं और इससे काफ़ी कुछ पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये मसला इस तरीके से क्यों जी, खड़ा हो गया। जी, ना ऐसे केंद्रीय आला कमान चाहता है कि इस तरह से हो, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि इस तरीके से हो, लेकिन फिर भी हो गया है और अब जी। सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत-बहुत धन्यवाद नहीं, शीतल जी। नहीं, नहीं, इस आपने निगाह रखेंगे। मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।